आप क्वेश्चन लिखो जब तक। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट of throwing a die. Consider the experiment of throwing a die, comma, if multiple of 3 comes up, if multiple of 3 comes up, throw the die again. If multiple of 3 comes up, throw the die again, and if any other number comes, and if any other number comes, then toss a coin. And if any other number comes, then toss a coin. एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देख लो, एक बार चेक कर लो। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ throwing a die. If a multiple of 3 comes up, then throw the die again, and if any other number comes, then toss a coin. Right? Find the probability that the coin shows a tail. Find the probability that the coin shows a tail, given that at least one die shows 2. At least one die shows 2. कंडीशन प्रोबेबिलिटी कहां से पता चल रही है, पहले तो आप मुझे ये बता दें, किस लाइन को या किस चीज को पढ़ के आप एग्जाम में पता लगा पाओगे कि ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी कैसे पता चलेगा? यस, गिवन दैट। गिवन दैट है, एक कंडीशन है जो गिवन दैट से पता चल रहा है कि क्वेश्चन आपका कंडीशन प्रोबेबिलिटी का है। अब सपोज करिए आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आप मुझे इवेंट ए बताएंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वेश्चन से रीड करके बताओ। Coin shows tail. राइट, कॉइन शोज टेल। और बी क्या है जो कंडीशन मैंने बोली है? नहीं नहीं नहीं, इसके बाद होगी कंडीशन, गिवन दैट के बाद लिखती होगी एट लीस्ट वन डाई। वो तो एक्सपेरिमेंट है। अच्छा चलो, हमने ए और बी लिख लिया, हमने ए और बी लिख लिया, ठीक है। अब आप मेरे को ए और बी के अंदर जो आने वाले इवेंट्स हैं वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये एक्सपेरिमेंट कोई नॉर्मल एक्सपेरिमेंट नहीं है, देखो, है ना। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ चीजें बोली जा रही हैं। तो पहले मैं एक्सपेरिमेंट देखता हूं कि एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट कहां से शुरू हुआ है, स्टार्टिंग कैसे एक्सपेरिमेंट की? डाई से शुरू हुआ है मेरे ख्याल से। तो जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो कितने आउटकम्स पॉसिबल होते हैं? एक डाई है 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब वो कहता है अगर इसमें कोई 3 का मल्टीपल आया तो 3 का मल्टीपल एक तो 3 हो गया, तो यहां पे डाई दोबारा से थ्रो करना है। तो 1 2 3 4 5 6, और अगर 6 आया तो भी आपको डाई दोबारा से थ्रो करना है। Am I right? यही कह रहा है क्वेश्चन। और फिर क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि अगर कोई और नंबर आया तो फिर क्या करना है, बोलो? कॉइन टॉस करना है। तो जैसे 1 आया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है भाई। 2 के साथ भी क्या आ सकता है? हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। 4 के साथ हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। 5 के साथ हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। ये इस एक्सपेरिमेंट का एक ट्री बना लिया हमने। अब इस एक्सपेरिमेंट में होने वाली सारी संभावनाएं हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। जैसे यहां से शुरू करते हैं, तो 1 के साथ एच भी हो सकता है, 1 के साथ टी हो सकता है, 2 के साथ एच हो सकता है, 2 के साथ टी हो सकता है, 3 के साथ तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी हो सकता है, 3 1 3 2 डॉट 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 3 6। फिर 4 आ गया, 4 के साथ एच भी हो सकता है, 4 के साथ टी हो सकता है, 5 के साथ एच हो सकता है, 5 के साथ टी हो सकता है, और फिर 6 1 से लेकर 6 6 तक कुछ भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंट क्लियर है मैंने कैसे लिखा है?
अब आप मेरे को इवेंट ए में आने वाले इसमें से पॉसिबल आउटकम्स बताओ, मैं लिख देता हूँ। कॉइन शोज अ टेल वाले बता दो। 1T, 1H, 1T, 1T, 2T, 4T, 4T, 5T. 5T, करेक्ट है। अब आप बी बता दो। एटलीस्ट एक डाई 2 शो करता हो, वो वाले बता दो इसमें से। 2H, 2T भी तो होगा। 2H 2T में 2 तो आ ही रहा है ना। और एक आपने कहा 3-2, सही है। और देखो एक 6-2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ये भी तो आ जाएगा। और देखो कोई बच गया? No, बस, sir. है ना। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का फॉर्मूला बोलो, क्योंकि निकालनी तो यही है। इसका फॉर्मूला आपने ही तो पढ़ा था ना, देखो सी इंटरसेक्शन बी अपॉन बी। अब जरा आंसर बोलो क्या है। 1/4. टी कॉमन वाला यही है ना। हाँ, अब आंसर आपने बोला मेरे को 1/4। 99% बच्चे इसका आंसर बोलेंगे 1/4 और 99% बच्चे रॉन्ग हो जाएंगे। अब आप कहोगे इसमें रॉन्ग क्या हुआ? करा तो वही है जो करते थे हम। भाई ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला ऊपर आता है, नीचे बी आता है। इंटरसेक्शन में एक चीज दिखाई दे रही है कॉमन है, और बी में आपके टोटल 4 है, लेकिन आंसर फिर भी रॉन्ग। वो क्यों रॉन्ग है देखो। एक बार मैं आपको वापस इस एक्सपेरिमेंट पे लेके चलता हूँ। इस एक्सपेरिमेंट में ये सारी चीजें हो सकती हैं, ये संभावित चीजें है ना, पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं। इसमें से अगर मैं आपसे ये पिक करके बताऊं, मैं आपसे पूछूं मेरे को 1T की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप कैसे बताओगे? आपको अच्छा ये एक की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो, और ऐसे हमारे पास कितने हैं? 6 और 6 12, तो ये हो गए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मतलब आपका आंसर होगा 1/20, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट जो 1T आपको दिख रहा है ना, ये एक साथ अकर नहीं हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट में 1T के होने के चांस देखो कैसे निकालेंगे। पहले हमने डाई रोल किया होगा तो 1 आया होगा, सोचो 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 1/6. ठीक है, तो इसकी 1/6 हुई। उसके बाद आपका काम कंप्लीट नहीं है, फिर आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे। फिर आपको बोला जाएगा अच्छा 1 आया है, अब एक कॉइन लेके टॉस करो और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो टेल की क्या है? हाफ हो गई। तो इसकी 1/6 हो गई, इसकी 1/2 हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई करो, अब बताओ कितना आया। 1/12. तो इस आप इस वाले सैंपल स्पेस में आप काउंटिंग करके प्रोबेबिलिटी नहीं निकालोगे। काउंटिंग तब करते हैं जब ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हो 1T, जब ये एक साथ अकर हुआ होता, 1 और T दोनों एक साथ आए होते। लेकिन पहले 1 आया है, बाद में T आया है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी भी अलग अलग कैलकुलेट होगी। अब आप मेरे को 3-2 की प्रोबेबिलिटी बताओ। चलो, पहले 3 आया डाई पे, फिर बाद में डाई पे 2 आया होगा, करेक्ट। 1/6 इंटू 1/6 कितनी हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी? 1/36। 36. अब इसी तरह से जब मैं आपसे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपका कौन सा इवेंट कॉमन है, जरा बताएं। 2T. 2T। अब आप मेरे को 2T की प्रोबेबिलिटी बताएं। चलो अब बताएं सही करके जरा। 1/12. राइट, 1/6 इंटू 1/2। पहले डाई पे 2 आया, बाद में कॉइन पे टेल आया, तो 1/6 इंटू 1/2। अब आप मेरे को बी की प्रोबेबिलिटी बताएं। बी में ये चारों है, चारों की अलग अलग बतानी है आपको। इसकी बताएं, यहां से शुरू करें। वही 1/6 इंटू 1/6 1/2। into 1/2. अब इसकी बताएं 2T की, 1/12. वही सेम हो गई। इसकी बताएं 3-2 की, 1/36. 1/36 हो गई। एक लास्ट और बताएं 6-2 की, 1/6. 1/6 इंटू। अब इसको सॉल्व करके आप मुझे अब बताएं क्या आंसर आता है। ये होगा इसका रियल आंसर। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन एक शॉर्ट एग्जाम्पल है जो भी आपसे करवाऊंगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो वेटेज 4 मार्क्स की हो सकती है। Three by 8. 3/8, रुको मैं चेक करता हूँ आंसर। यस, 3/8 इसका करेक्ट आंसर। 3/8 इसका। 3/8 है. ठीक है, देखो ये कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, ये तो कर लोगे, इसमें तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंट को समझना है। जब भी एक्सपेरिमेंट ऐसे ब्रेक होके हो रहा होता है कि पहले ये करो, भाई ये आ जाए तो अच्छा, भाई ये करो, तो उसमें जो आप आउटकम्स लिखते हो, तो उन आउटकम्स में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कभी काउंटिंग नहीं करनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो इसमें दोनों चीजों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करो। आप चाहो तो चेक कर लो, ये सारी प्रोबेबिलिटीज देख लो पहले एक जगह पे, और सबको प्लस करके देख लो, आएगा बनी। लेकिन काउंटिंग करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं हो सकती है। थोड़ा फास्ट।
ये सॉल्व करके 3/8 आना चाहिए। अब एक और आप मुझे ऐसा करके दिखा दो। हो गया? किधर हो गया सबका, ये बताएं। हो गया तुषार? भाई आप लोगों का हो गया इधर ऑनलाइन, बताएं मेरे को, मैं तभी तो क्वेश्चन दूंगा ना अगला। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब तो अगर किसी का रह गया तो थोड़ा सा गैप छोड़ के दूसरा क्वेश्चन लिख लें। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। If the coin shows head, toss it again. If the coin shows head, toss it again. But if it shows tail, then throw a die. But if it shows tail, then throw a die. Find the probability that the die shows a number greater than 4. Find the probability that the die shows a number greater than 4 given that there is at least one tail. Given that there is at least one tail. ये एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आपका ट्राई करके देखो इसको। सबसे पहले अपना काम कर लो, इवेंट ए और इवेंट बी बना लो। इवेंट ए और इवेंट बी पहले बना लो, और उसके बाद हम इसमें ट्री बनाएंगे। ट्री बनाने के बाद हम ये सैंपल लिख लेंगे क्या क्या हो सकता है, फिर उसमें से अपने ए और बी छांट लेंगे। तो पहले ए और बी में देख लो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है और गिवन दैट में क्या है। द डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, और बी में एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल। अब ट्री बना लो उसके बाद। एक ट्री बनाना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन बनाने से गलत नहीं होता। बस एक्सपेरिमेंट जहां से स्टार्ट हुआ ना वो यहाँ पे लिखना। जैसे कॉइन से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो कॉइन पहले लिखना। यही क्वेश्चन मैं कह रहा था जो एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। One. आंसर 1 आ रहा है? नहीं, 1 नहीं आएगा बेटा। ये इवेंट ए हो गया, डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। बी में
coin shows at least one tail है। अब इसके बाद एक ट्री बना लेते हैं। कॉइन से एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया गया है। 1/3। नहीं, अभी भी आंसर मैच नहीं हुआ। 3/4 आ रहा है। नहीं, 3/4 भी नहीं आ रहा, मैच नहीं हो रहा। अच्छा, कॉइन टॉस करने पे हेड आएगा तो क्या बोल रहा है एक्सपेरिमेंट? जरा चेक कराना, आपने क्या लिखा है? हेड आएगा तो अच्छा वापस Heads and टॉस tails. करना है, और टेल आएगा तो क्या करना है? तो डाई 1 थ्रो। 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5। ये एक हमारा ट्री हो गया छोटा सा है। इसमें जो होने वाली चीजें सारी लिख लेते हैं लाइन से जरा। एच एच हो सकता है इसके अंदर, एक एच टी हो सकता है, फिर T1 से लेकर 2 लिख के डॉट डॉट लगा देंगे, T1 से लेकर T6 तक कुछ भी इस एक्सपेरिमेंट में हो सकता है। अब आप मेरे को अपने ए के फेवरेबल आउटकम्स बताएं, इसमें से ढूंढ के बताना। T5 T6। करेक्ट, T5 T6 एब्सोल्युटली करेक्ट। और अब आप मेरे को बताएंगे एटलीस्ट वन टेल वाले सारे, कम से कम एक टेल दिखाई देना चाहिए। एच T टी के साथ सारे 1 2 3। और एच टी भी तो आएगा, है ना? ये हो गए ना, देख लो एक बार चेक कर लो। हाँ, एच टी आ गया पहले तो, फिर T1 से T6 तक सारे आ गए। अब जरा इंटरसेक्शन बोलो। T5 T6 इंटरसेक्शन हो गया, दोनों में कॉमन हो गया। चलो अब प्रोबेबिलिटी A by B निकालते हैं। फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना अपने आप। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी में पहले मुझे T5 की बोलो, अब जरा T की बोलो पहले। T की टेल आने की, टेल आया मान लो डाई पे, तो ये ना T5 में टेल की। टोटल अब आंसर ठीक बताया गौरी का आपने, 2/7 ही आएगा। इसकी हाफ हो गई, अब 5 की बताओ। डाई पे 5 आएगा तो क्या चांस होते हैं? 1/6। इसकी हो गई, कॉमा का मतलब एक और आउटकम ऐसा है तो वो इसमें प्लस कर लो, वो भी सेम ही है, 1/2 इंटू 1/6। अब डिवाइड में आ जाओ। अब डिवाइड में किसकी आएगी प्रोबेबिलिटी? बी की। तो बी में पहले तो एच टी आ गया, तो पहले हेड आया तो 1/2 अगर हुआ, कॉइन को दोबारा टॉस किया गया, फिर टेल आया तो 1/2 अगर हुआ, फिर प्लस। अब T1 की आएगी, हाँ राइट। अब ये कि देखो कि T1 से T6 से सारे सेम ही आने वाले, तो हम सबका क्यों करें, एक निकाल के इंटू 6 कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब ये आंसर आ जाएगा 2/7। एनसीईआरटी ने सॉल्व एग्जाम दिला, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। टू बाई सेवन सॉल्व करो ना, ये कितना हो गया? 1/12, 1/12, ऊपर तो हो गया 2/12, ये 6 से 6 कट गया, 1/4 प्लस 1/2, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/4, 3/4 हो गया। ठीक है, 4 को ऊपर भेजो, 12 को नीचे भेजो, तो ऊपर आ गया 8 और नीचे आ गया 36। 2/9 ही आ रहा है भाई, 4 से काट लेते हैं ना। और गौरी का अपने आप से बोला था मेरे को 2/7 यस आंसर सर। मेरे। एक मिनट, तो गलती क्या हो रही है फिर? रुको चेक ही कर लेते हैं आपसे। नहीं भाई, टू हाँ बाई सर, सेवन ही है। 2/9 ही आएगा। हाँ सॉरी सॉरी, 2/9 आ रहा है। ठीक है, वो एक्चुअली ना 2/7 उन्होंने रॉन्ग वाला करके दिखाया हुआ। Here the elementary wings are not equally likely, so we cannot say that it is 2/7। हाँ 2/9 ही है, सॉरी 2/9 इसका आंसर है। क्लियर? अच्छा, आगे चलें, हो गया। अब आप आगे समझो जरा। अब आगे वाले एक्सरसाइज में दो चीजें आती हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। पहले हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। कोई थ्योरम है नहीं वैसे, कुछ है नहीं, समझने वाली बात है बस। कई बार किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए
बहुत सारी बीच में जॉब्स करनी पड़ती हैं। जैसे मान लो मुझे टाउन ए से टाउन बी पहुंचना है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ऐसे, ठीक है। यहां से टाउन ए से टाउन बी पहुंचने के 3 रास्ते हैं, मान लेते हैं। वाया रोड, आप रोड के थ्रू जा सकते हैं। वाया एयर, आप हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, या फिर आप वाटर मार्ग के थ्रू भी जा सकते हैं। मान लेते हैं ए से बी पहुंचने के 3 रास्ते हैं। अगर कोई इंसान रोड से बी पहुंच गया तो उसका टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? टास्क क्या है सुन लो, टास्क है ए से बी पहुंचना है बस। आपने कहा जी रोड लेके चला गया, तो टास्क कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? हो गया कंप्लीट। तो रोड से जाने की तीनों की प्रोबेबिलिटी मान लेता हूं सेम है, 3 हो गए ना। तो रोड से जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3। हो सकता है वो रोड से ना जाकर वाटर से चला जाए, तो वाटर से जाने की, या मैं चलो सबकी अलग अलग कर देता हूँ, इसकी 1/3, इसकी 1/4, इसकी 1/2, ऐसी मान लो अलग अलग दे रखी है सबकी। तो रोड से वाटर से जाने की प्रोबेबिलिटी सपोज 1/2 दी हुई है। अब मेरे को सवाल ये उठता है कि मैं इन दोनों के बीच में प्लस लगाऊं या मल्टीप्लाई लगाऊं, ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने देखा जब वो ए से बी पहुंच गया, रोड्स के थ्रू पहुंचना था और वो पहुंच गया, तो मेरा टास्क तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। लेकिन मैं उसको वाटर के थ्रू भी ले जा सकता हूँ। तो मेरा टास्क जब यहाँ पे कंप्लीट हो गया और मेरे पास अभी एक प्रोबेबिलिटी और आ रही है, तो मुझे उसे क्या करना है, इसके अंदर प्लस करना है। अब बताओ, यहाँ पे भी वो अपना वर्क कंप्लीट कर गया, वाटर के थ्रू चला गया बंदा। अब एयर के थ्रू भी जा सकता है वो पर्सन, ए टू बी। मान लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है सपोज करो। तो 1/3 बताओ, अब इसमें मल्टीप्लाई करूं इसमें या प्लस करूं? ऐड। ऐड। क्योंकि मेरा काम हर बार हर तरीके से कंप्लीट हो जाता है, तो मैं इन तीनों को प्लस कर रहा हूं। अब फिर से एक एग्जाम्पल सुनना। ये मेरे पास एक बैग है, ठीक है। इसमें 2 बॉल रेड पड़ी हुई और इसमें 3 बॉल ब्लैक पड़ी हुई। आपको मैं कहता हूं इसमें से 2 बॉल निकालनी है आपको। आपने कहा ठीक है सर निकाल लेते हैं 2 बॉल। क्या प्रोबेबिलिटी है जिसमें से एक बॉल आपकी रेड आएगी और एक बॉल आपकी ब्लैक आएगी, और आपको जो बॉल निकालनी है वो एक साथ निकालनी है? मतलब ऐसे बैग में हाथ डालोगे और ऐसे 2 बॉल निकाल लोगे एक साथ, तो क्या चांस है कि आपके हाथ में जो 2 बॉल दिख रही होंगी उसमें एक रेड होगी एक ब्लैक होगी? जब हम 1/6। ना नहीं नहीं 1/6 नहीं, मेरी बात सुनो पहले। जब हम किसी भी चीज में से 2 या 3 चीजें एक साथ निकालते हैं, ध्यान से सुनना, तो हम उसमें कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो 11th क्लास का। मुझे इसमें से 2 बॉल एक साथ निकालनी है, तो मुझे इसके अंदर कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। मैम हाँ, बस ये वो वाला बैच है इंग्लिश वाला। तो अब पहले मेरे को बताओ टोटल कितनी बॉल है इसके अंदर? 5। 5। 5 में से 2 बॉल को चूज करने के कितने तरीके हो सकते हैं? 5C के। इतने तरीके से आप कोई भी 2 बॉल अपने मन से निकाल सकते हो। अब मेरे को चाहिए एक रेड और एक ब्लैक। अब इसमें से एक रेड निकालो, एक रेड चूज करो। जैसे मैंने 5 में से 2 चूज की, आप एक रेड चूज करके बताओ। 2 रेड है, एक चूज करनी है। 1 2C1। क्या आपका वर्क कंप्लीट हो गया है? आपका टास्क पूरा हो गया है? अभी नो। आपका टास्क पूरा नहीं हुआ है। अच्छा चलो एक ब्लैक निकालो, चलो 3 ब्लैक है, एक ब्लैक निकालो। 3C1 3C1। अब मैं इन दोनों के बीच में साइन किसका लगाऊं? मेरा टास्क यहाँ कंप्लीट हो गया था क्या? मेरा टास्क यहाँ पे कंप्लीट था या नहीं था? नहीं था। मेरे को एक रेड एक ब्लैक बॉल निकालने का टास्क दिया हुआ है। मुझे बोला जा रहा है एक रेड निकालो एक ब्लैक निकालो। मैंने कहा एक रेड निकाल लिया है, तो टास्क मेरा कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? मल्टीप्लाई। अब मेरा यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो गया। टास्क कंप्लीट होने के बाद मुझे और कोई वे नजर नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन करने का, तो 2C1 मल्टीप्लाई 3C1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज 5C2, ये मेरे इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी होगी। फिर से सुनो, फिर से सुनो। अभी एक बैग है, इसमें 8 रेड बॉल हैं और 10 ब्लैक बॉल, ठीक है। आपको इसमें से 2 बॉल निकालना। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों बॉल सेम कलर की? अब बताओ सेम कलर आपके दिमाग में कौन सा आ रहा है, रेड आ रहा है या ब्लैक आ रहा है? कोई तो आ रहा होगा। RR एंड ब्लैक ब्लैक। चलो आपके दिमाग में आ रहा है, काम करते हैं दोनों रेड निकाल लेते हैं। अब एक काम करो, दोनों रेड इसमें से चूज करके बताओ। 8 रेड है और आपको 2 चूज करने को दे रहा हूं मैं। 8C2। ये था 8C2। मैंने कहा 8 रेड है, 2 रेड चूज कर लो, आपने कहा कर ली 8C2। आपके दिमाग में भी एक और तरीका आ रहा है कि दोनों ब्लैक भी तो हो सकती है, वो 2 ब्लैक चूज करो।
10C2। 10C2 अब मैं आपसे क्वेश्चन ये 10C2 पूछूंगा, इसके बीच में प्लस लगेगा मल्टीप्लाई लगेगा? add प्लस क्यों प्लस क्यों लगा? यहाँ पे आपने दो बॉल कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया था, टास्क आपका पूरा था। आपको बोला जा रहा है 2 बॉल निकालो, सेम कलर की निकालना। आपने कहा लो जी हमने रेड निकाल दी, तो टास्क तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। तो फिर ये क्या है, आपने कहा भाई ब्लैक भी तो आ सकते हैं, दूसरा है। तो इसी टास्क को करने का एक और तरीका अगर है इसमें, तो ये प्लस होगा। और इन दोनों के डिवाइड में बोलो क्या आने वाला है? प्रोबेबिलिटी तो कभी कंप्लीट होगी ना, सारी प्लस 18C कर लो। 18C। ये फर्क है मल्टीप्लाई में और प्लस में, जो आपको समझना होगा, राइट? चलो, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यही होती है। 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं एडिशन थ्योरम, जो यूनियन वाला फॉर्मूला होता है उसको हम एडिशन थ्योरम बोलते हैं। और आप वर्क कंप्लीट ना होने पे मल्टीप्लाई करते हो, ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम होती है। क्वेश्चन लिखो आप। सर, इसमें हम बिना कॉम्बिनेशन यूज करे नहीं कर सकते? नहीं नहीं, जब आपको ना देखो, आपके पास कोई बैग है, ताश की गड्डी है, कुछ बॉल्स पड़ी हैं, उसमें से आपको कहते हैं कि 2 या 3 चीजें एक साथ विड्रॉ करो, तो आप हमेशा कॉम्बिनेशन लगा के नंबर ऑफ सिलेक्शन पता करो, हमेशा। ओके सर। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम को मैं ऐसे लिख सकता हूं, टोटल प्रोबेबिलिटी P है, और इस प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए 2 प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, या 2 वे हैं, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा। कई बार 3 होंगे तो 3 भी मल्टीप्लाई करने पड़े, राइट? तो वर्क इनकम्प्लीट होता है तो मल्टीप्लाई करके आप अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो। सिर्फ मैं इतने लिख पाऊंगा, वरना इसका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला भी होता है, बताऊंगा ये बाद में। अभी आपको एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लिखो, बोलो क्वेश्चन। यस सर। A problem in mathematics, a problem in mathematics is given to three students, is given to 3 students A, B and C, comma, the probabilities of solving the problem by them are 1/2, 1/3, 1/4 respectively। एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम 3 विद्यार्थियों ए बी सी को दे दी जाती है। इनके प्रॉब्लम के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी तीनों की अलग अलग दी हुई है। मान लो ए उसको सॉल्व कर देगा, इसके चांस हाफ हैं। बी उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देगा, इसके चांस 1/3, और सी थोड़ा कमजोर बच्चा है, उसके सॉल्व करने के चांस 1/4, राइट? हमने ये प्रॉब्लम तीनों बच्चों को पकड़ा दी, एक एक क्वेश्चन पेपर पे लिख के हमने तीनों को दे दी। इसमें अब आपको क्या निकालना है वो लिखो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट exactly one of them solves the problem? ये फर्स्ट पार्ट है। जब तीनों की आंसर शीट हमारे पास चेक करने के लिए आएगी, तो क्या चांस है ये होने वाला है कि इसमें से 3 में से किसी एक ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, 2 से सॉल्व नहीं हुई, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बन गई मेरी P। एक मैं कराऊंगा, सेकेंड आप ट्राई करना। अच्छा, अब आप पहले मेरे को ये बताओ, इन 3 में से प्रॉब्लम किसने सॉल्व की है? ए ने, बी ने या सी ने? कोई एक केस बोलो। ए ने की है, तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में लिख दूंगा, टीचर समझ जाएंगे, इसका मतलब ए ने प्रॉब्लम सॉल्व की है। क्या मेरे पास तीनों की वर्कशीट आ चुकी है, आंसर शीट आ चुकी है चेक होने के लिए? यस। मैंने सिर्फ ए लिखा है, तो मैं कहूंगा अभी तो बी की भी लो गई, तो मेरा वर्क कंप्लीट नहीं है, मेरे को बी की शीट लेनी है, तो मैं मल्टीप्लाई करके ले लूंगा। बी की शीट भी आ चुकी है मेरे पास, लेकिन बी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। शीट तो तीनों की आएंगी ना, लेकिन एक साथ शीट तीनों की एक साथ आ गई। ए से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वर्क कंप्लीट नहीं है। बी और सी की शीट चेक करो, बी से सॉल्व नहीं हुई, फिर वर्क कंप्लीट नहीं है, सी से सॉल्व नहीं हुई। अब आपका वर्क कंप्लीट हो गया, टास्क कंप्लीट। इन 3 में से एक बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, 2 नहीं करते। आपके दिमाग में और कोई केस आ रहा है तो बोलो, वरना मैं इसको आंसर सॉल्व करके लिखूं। बी एंड सी के सेपरेटली। बिल्कुल, आप ये भी कह सकते हो बी और सी भी तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई एक खास बच्चा थोड़ी है कोई। तो इसमें आप जो अगला लेने जा रहे हो, वो इसमें ऐड होगा या वो मल्टीप्लाई होगा? वो ऐड होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, तीनों बच्चों की शीट चेक हो गई, पता चला ए ने निकाला प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बी और सी से नहीं हुई है।
एक और जो दिमाग में केस आ रहा है वो इसमें ऐड करेंगे। अब बोलो किससे सॉल्व कराना चाहते हो? बी से। तो ए की शीट को चेक करा, ए से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। बी की शीट को चेक किया, प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सी से चेक किया, सी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। कुछ और दिमाग में आ रहा है तो बोलो, वरना दो आंसर प्लस करके आंसर दे। दिमाग में आ रहा है सी से भी तो हो सकती है। तो ए डैश मल्टीप्लाई बी डैश मल्टीप्लाई सी। इसके अलावा भी चौथा केस दिमाग में आ रहा है तो बोलो बस। नो तो देखो यही फर्क है मल्टीप्लाई में और बीच में प्लस लगाए उसमें। अब वैल्यू पुट करते हैं। चलो ए की प्रोबेबिलिटी बताओ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वन बाई बाय 1/2। अच्छा बी की नॉट सॉल्व वाली प्रॉब्लम बताना, सॉल्व नहीं हुई, ये सॉल्व होने की जरूरत है। 2/3 2/3 1 में से माइनस करके आएगी ना फिर। और ऐसी सी अगर 1/4 है सॉल्व करने की, तो सी के सॉल्व करने की ना होने की कितनी है? 3/4। 3/4 चलो प्लस। अब मेरे को ए डैश बोलो, फटाफट से बोलते जाओ। ये ए है, हाफ। बी के सॉल्व करने की बोलना, सेम 1/3। 1/3 1/3। सी के नॉट सॉल्व वाली बोलना, सॉल्विंग वाले नहीं। 3/4 प्लस। 3/4 चलो तीसरा बोलो, ए डैश बोलो। ए के सॉल्व करने की हाफ है, ये तो हाफ ही रहेगी ना। 1/3 इनटू बी से सॉल्व नहीं हुई 2/3, 2/3 सी से हो गई 1/3। 1/3 सबका एलसीएम सेम है। देखो सबका एलसीएम सेम है। मैंने काटा नहीं जानते, 2 से 2 नहीं काटा, 3 से 3 नहीं 1/4 काटा। तो आपका एलसीएम कितना हो गया? 4 3 12 दूनी 24 तो एलसीएम हो गया सबका। ऊपर के प्लस कर लो, 6 + 3 6 + 3 9, 9 और 2 11। तो आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 11/24। ठीक है ना? देख लो प्लस ठीक क्या है ना। 11/24 तो Yes. 11/24 ये चांस है कि जब इस क्वेश्चन को तीनों स्टूडेंट को दे दिया जाएगा तो कोई एक बच्चा उसको सॉल्व करके लाएगा। इसके चांस 50% से कम आ रहे हैं। 11/24 है। यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में 2 स्टूडेंट पे दिया हुआ है। मैंने आपको जान के 3 स्टूडेंट पे दिया। अभी आप इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करके दिखाओ। सही में आया है वाला पार्ट? ट्राई करके देखो। सेकंड पार्ट में एग्जैक्टली 2 of them solves the problem। जब हमने तीनों की शेड चेक की है तो पता चला है उन 3 में से 2 बच्चों से प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तीसरे से नहीं हुई है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ। अगर केसेस बनेंगे तो ऐड करते जाना, और आपको लग रहा है नहीं भी एक ही केस है, यही है बस, तो एक ही दे देना। मर्जी आपकी है, फटाफट से करो। सो इसमें तो बहुत सारे केसेस बनेंगे। चलो एक बताओ गौरिका, कोई एक पहला केस बताओ। पहला कोई केस। ए एंड बी कर रहे हैं बट सी नहीं कर रहा। करेक्ट है। ए से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मल्टीप्लाई बी से हो जाती है, सी से नहीं होती है। ठीक है गौरिका, अगला केस बताओ। ए और सी कर रहे हैं, बी नहीं। ठीक है, तो बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, ए और सी पे नहीं लगाते। नेक्स्ट केस बताओ। बी और सी कर रहे हैं, ए नहीं। ठीक है, ए पे कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, बी और सी से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अगला कोई केस बताओ। 3 केस हो गए। नहीं शायद और नहीं कोई। तो शायद 6। अब चौथा बता दो क्या होगा, मान लो अगर 6 बनेंगे तो। भाई ए और बी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, सी से नहीं हुई, दो ने कर दी ना। फिर हमने एक और सोचा भाई, अच्छा ए और सी से हो गई है, बी से नहीं हो पाई। फिर एक और सोचा कि बी से हो गई है, बी और सी से, ए से नहीं हो पाई। खत्म। और कुछ केस सोचो है ही नहीं यार। वैल्यू पुट कर दो, सारी सॉल्व कर दो। इसका भी एक पार्ट और करोगे। तो 1/4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/4 आ रहा है। बाकी लोग बता दो भाई चेक करके। ये तो 1/2 है, ये 1/3 है, और तीसरा वाला 1/4 है, तो ये 3/4 हो जाएगा। फिर प्लस ए आपका 1/2 है, बी आपका 2/3 हो जाएगा क्योंकि बी डैश है, और सी आपका 1/4 प्लस ये से 1/4 है। 1/4 आ रहा है। फिर बी और सी से सॉल्व हो गई है, तो एलसीएम सबका वही है 24। ऊपर ऐड कर दो, 3 2 5 और 1 6, 6/24
1/4, 0.25 या 1/4 ही छोड़ दो। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम कोई दो बंदे सॉल्व करेंगे, तीसरे से नहीं। इसका एक लास्ट पार्ट है, प्रॉब्लम इज सॉल्व। किसी बंदे का नाम नहीं बोल रहे हैं कि दो ने की है, एक ने की है, एक ने की है, दो से नहीं हुई है। ये कह रहे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है बस। कितने बंदे कर रहे हैं ये आपको अपना केस बनाना है। एक केस आपकी हेल्प के लिए मैं बना देता हूँ। ए से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बी की शीट चेक हुई, उससे भी सॉल्व हो गई, सी की चेक हुई, उससे भी सॉल्व हो गई। मतलब तीनों ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। प्लस एक और केस दिखा रहा हूं आपको, ए से सॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम, बी से नहीं हो पाई है, सी से नहीं हो पाई है, कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। प्रॉब्लम सॉल्व हो तो गई ना, ए ने कर दिया, बी से नहीं हुई तो क्या हुआ? क्योंकि हमें तो निकालना है प्रॉब्लम सॉल्व की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसी तरह से बाकी के केस अपने आप सोचो। तो 3/4 आ रहा है इसका। एग्जैक्टली 2 ऑफ देम और एग्जैक्टली 1 ऑफ देम ऐड कर दूं। एंड 3 वाला निकालना पड़ेगा। सर प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। यस, ये शुभम आपने बताया शॉर्टकट। अब यही शॉर्टकट आप सब लोग भी सुनो। अगर ये तीन बंदे हैं, मान लो ज्यादा नहीं है, अभी तो तीन ही है, तो कोई बात नहीं, केस लिमिटेड बने। अगर ये 5 बंदे हो गए ना और हमने कहा प्रॉब्लम सॉल्व की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इतने सारे केस रहेंगे कि मिस हो जाएगा। अब देखो वैसे केस क्या बनते, ए से सॉल्व हो गई, बी से हो गई, सी से हो गई, एक केस ये बनाते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग एक केस ये बनाते हैं, ए से हो गई, बी और सी से नहीं हुई। इसके बाद हम लोग एक केस ये बनाते हैं, ए से नहीं हुई, बी से हो गई, सी से नहीं हुई। इसके बाद हम लोग ये बनाते हैं, ए और बी दोनों से नहीं हुई, सी से चलो हो गई। फिर हम और बनाते हैं, हम कहते हैं ए और बी दोनों से करवाओ, सी से मत करवाओ। फिर हम कहते हैं ए और सी से करवाओ, बी से मत करवाओ। फिर हम कहते हैं ए से मत करवाओ, बी और सी से सॉल्व करवा लो। हर केस में आप देख लो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और कोई केस ऐड हो सकता है, देखना प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला। सारे ले लिए हमने तो। आपको पता है इसमें एक केस छूट गया है। एक केस कौन सा छूट गया है? तीनों से अगर सॉल्व नहीं हुई। अब अगर हम सोचें ओवरऑल, तो अब ये जो जो चीजें एक्सपेरिमेंट में हो सकती है सारी हो गई। बिल्कुल सही सर कह रहे हो, ये तो प्रॉब्लम लेना नहीं है। सॉल्व में ये क्यों आएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको ले लूं तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या बन जाएगा? 1। 1। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। सोचो ना, इसके अलावा और क्या होगा? तीनों सॉल्व कर रहे हैं, तीनों सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कोई एक कर रहा है, कोई दो कर रहे हैं। इसके अलावा और केस नहीं है इस एक्सपेरिमेंट में। इन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाएगा। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहां से लेकर यहां तक की सारी। तो बताओ, यहां से लेकर यहां तक की सारी निकालना ज्यादा आसान है या 1 में से इसको माइनस करके निकालना ज्यादा आसान है? माइनस करके निकालना ज्यादा आसान है। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है, तो या तो ऑप्शन आप ये सारे केस प्लस कर लो, 7 केस है, या ऐसे लिख लो 1 माइनस ए से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बी से नहीं हुई और सी से नहीं हुई। ये एक ही केस है। इसको वैल्यू पुट करो, 1 में से माइनस करो, आपका आंसर आएगा। सर नहीं तो अब हम अगर ऐड भी मान कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, ये 7 केस निकाल के सातों को ऐड कर दो। नहीं या ये एक भी काम ना, करो, जैसे वो एग्जैक्टली 1 एंड एग्जैक्टली 2 तो है ही हमारे पास, हाँ तो हाँ उससे हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। एग्जैक्टली 1 में ये तीनों केस निकाले थे देखो हमने, और एग्जैक्टली 2 में अभी अभी हमने ये तीनों निकाले हैं। इनको प्लस कर देंगे, लेकिन फिर भी एक चूक रहा है आपका, ये वाला तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ एक ये निकालना पड़ेगा। फिर यस। ये निकालना पड़ेगा, फिर इन सबको ऐड कर दो। लेकिन सोचो अगर क्वेश्चन ही अकेला ये आ जाए एग्जाम में 2 मार्क्स में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, बस यही आता है ना, फर्स्ट पार्ट आता ना सेकंड पार्ट आता। तो फिर आपको तो ये यस। सारे निकालने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए बेटर ऑप्शन ये है, 1 में से क्यों ना हम ये वाला माइनस करें। अब वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 3/4 आ रही है। ठीक है, वो तो हम सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा बड़ी चीज है ना। देखो ये ए डैश तो हाफ रहेगा, बी डैश 2/3 हो गया होगा, और सी डैश 3/4, यहाँ तो कैंसिल कर ही लो। 1 में से 1/4 गए, 3/4 चांस है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी चाहे किसी से भी। लेकिन फिर भी 75% चांस है। इन तीन बच्चों को अगर अपना क्वेश्चन दे दें, तो इनके क्वेश्चन पेपर जब आंसर शीट आएंगी और प्रॉब्लम सॉल्व मिलेगी, इसके चांस 75% है। 25% अभी भी चांस है कि नहीं हो पाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। सर पर आता है क्वेश्चन? उससे कर रहे हैं अगर ऐड करके एग्जैक्टली 1 2 3 वाला, तो उससे तो अलग हाँ, आ रहा है आंसर। नहीं नाइन नहीं बाई नहीं, टू अलग नहीं, अलग नहीं आएगा। देखो आपको दिखाता हूँ मैं, तीनों से सॉल्व हो गई, ये वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है,
एग्जैक्टली 1 वाली प्रॉब्लम में क्या निकाली थी फर्स्ट पार्ट में बताना? 11/24 11/24 और एग्जैक्टली 2 ऑफ देम वाली भी निकाली थी 1/4 1/4। एलसीएम ले लेते हैं इसका पूरा 24, तो ये 1 + 11 + 6, तो ये हो गए 18/24। ठीक है, अब 6 से कैंसिल करके देखो 3/4, यही आ रहा है। ओके ऐसा ऐसा। अच्छा, अब मेरी बात एक बात और सुनो अब ध्यान से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे, एक बैग है जी, उसमें से इतनी इतनी बॉल है, इसमें से आप 3 बॉल निकाल लो, 2 बॉल निकाल लो। अच्छा, फिर कहेंगे नहीं ताश की गड्डी है अभी आपके पास, कहेंगे इसमें से काम करो 2 कार्ड निकाल लो, 3 कार्ड निकाल लो। अब कार्ड निकाल लो, कैसे निकाल लो, क्वेश्चन से पढ़ो। 3 तरीके से निकाले जाते हैं, या तो लिखा होता है 1/1 विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, जब एक एक करके चीजों को निकाला जा रहा है और वापस भी रखते जा रहे हैं साथ साथ, तो हर बार जो चीज निकलती जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करते जाए, चाहे 3 निकालनी हो, चाहे 4 निकालनी हो, चाहे 5 निकालनी हो। दूसरा 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, एक एक करके चीजें निकालते जाओ, बैग में वापस मत रखना लेकिन, तो उसमें भी जो जो चीज एक एक करके निकालते जाओगे उनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते जाओगे जितनी भी निकालनी है। तो इन दोनों में सेम हो गया, फर्क सिर्फ ये होगा जब आप पहली प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे, फिर आप जब दूसरी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे तो उसमें सैंपल स्पेस बदल चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 10 बॉल थी पहले वाले केस में, तो दूसरी बार जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे 10 बॉल नहीं मिलेंगे आपको। कितनी बॉल रह गई होंगी? मान लो 9 पहली बॉल निकाल ली आपने और यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट, आपने बैग में उसको वापस नहीं डाला, तो सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको उसमें 9 बॉल रह जाएंगी, यानी कि 1 बॉल कम हो जाएगी। और ऊपर वाले केस में बॉल कम होंगी क्या? नो सर। नो सर। नहीं, ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है, एक एक बॉल निकाल रहे हो और उसको वापस बैग में रखते चले जा रहे हो। क्वेश्चन लिखो, a bag contains a bag contains 8 red and 10 black balls. 8 red and 10 black balls. फिर समझा रहा हूं, 8 red and 10 black balls. 2 balls are drawn, कॉमा करके लिख लेना, 2 balls are drawn with replacement, मतलब आपको पहली बॉल निकाल के उसको वापस रखनी है विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 both balls are red। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, both balls are red। सेकंड पार्ट बाद में बोलूंगा, पहले ये सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी को P मान लेते हैं जो हम निकालने का। पहले आप मेरे को बता दो, 2 बॉल निकालनी है, 3 निकालनी है, कितनी निकालनी है? 2 निकालनी है। अब ये बताओ एक एक करके निकालनी है या एक साथ निकालनी है? एक साथ। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है 2 balls are drawn with replacement। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ इसका? पहले एक बॉल निकाली, कलर देखा कौन सा है, उसको बैग में वापस डाल के फिर दूसरी बॉल निकाली। विद रिप्लेसमेंट का मतलब यही है, तो एक एक करके 2 बॉल निकाली। दोनों बॉल कैसी मांग रहे हैं हमसे? ये रेड मांग रहे हैं, तो आप पहली बॉल निकालो और मुझे रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सिंपल, एक बॉल निकालो बैग से, रेड कितनी है ये बता दो। रेड कितनी है? 8 है, तो 8 तो रेड आपकी फेवरेबल हो गई। टोटल कितनी है बॉक्स में? 18। तो ये लो जी, ये पहली रेड की प्रोबेबिलिटी P1 हो गई। ठीक है, अभी आपका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको 2 निकालनी है, तो बोलो मल्टीप्लाई लगाओ या प्लस लगा दो? मल्टीप्लाई, क्योंकि आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। इस रेड को बैग से बाहर रखा गया है या बैग के अंदर वापस डाला गया है? वापस वापस डाला विद रिप्लेसमेंट।
रेड निकाली, रेड को वापस बैग में डाल दो, जो भी निकाली आपने। अब बताओ बैग में फिर से बॉल कितनी हो चुकी हैं? 18। वही चीज जितनी पहले थी। फिर से रेड निकालो, चलो 8 by 8 by 18। 18। दैट्स ऑल। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसको हम एग्जाम में ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, प्रोबेबिलिटी बोथ रेड ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू फर्स्ट रेड, पहली रेड निकली, वर्क कंप्लीट नहीं है अभी हमारा, मल्टीप्लाई पी सेकेंड इज रेड, सेकेंड रेड निकली, ये लिखेंगे। उसके बाद हम इस पे आ जाएंगे और ये हम सॉल्व कर लेंगे। 16/81 चांस है कि आप दो बॉल एक एक करके निकालोगे, दोनों आपके हाथ में रेड लगेंगी, इसके चांस काफी कम है। सेकंड पार्ट बताओ जरा। फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज रेड। क्या प्रोबेबिलिटी है जब आप पहली बॉल निकालोगे तो वो ब्लैक होगी, फिर आप इसको बैग में वापस रख दोगे, फिर आप दूसरी बॉल निकालोगे और वो रेड होगी? निकालो, बोलो। पहली ब्लैक निकाल ली आपने, सही है। आपका वर्क कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट हुआ? अभी नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई लगाओ। अच्छा, इस ब्लैक का क्या करना है? वापस डाल वापस दो बैग में, डाल दी, चलो अब रेड निकाल लो, चलो 8 by 18। 8 by 18। ये आंसर है, सॉल्व कर लो। ये तीनों पार्ट एनसीईआरटी के हैं। एक और करो इसमें, थर्ड पार्ट आप ट्राई करना इस बार। दो बॉल निकालनी है, वन इज रेड एंड अदर इज ब्लैक। अब उन्होंने पहला दूसरा कुछ नहीं बोला, पहले तो साफ साफ कह रहे थे पहली बॉल ब्लैक होनी चाहिए, दूसरी रेड होनी चाहिए, हमने कहा ठीक है। अब कह रहे हैं एक रेड होनी चाहिए एंड अदर जो दूसरी है वो ब्लैक होनी चाहिए। ये जरा आप निकाल के बताओ, अपने हिसाब से देख लो, पहली कौन सी निकालोगे, दूसरी? क्या आंसर आ रहा है? सर वो अभी सॉल्व नहीं करा, केस ही बना अच्छा रहा। चलो ठीक है, केस बोलो। चलो आपने पहली बॉल कौन सी निकाली? सर ब्लैक निकाली है। ब्लैक निकाली है, तो 10/18 हो गई। अच्छा, वर्क कंप्लीट हो गया आपका? वो सर मल्टीप्लाई। नहीं हुआ ना, तो बैग में वापस डाल के अब आपने क्या करा? अब कौन सी निकाली आपने? रेड 8 by 18। रेड 8/18, ये तो सेम आंसर हो गया। लेकिन सर into प्लस 2। करेंगे इसके अंदर, फिर रेड पहले निकालेंगे और फिर ब्लैक बाद में। प्लस करेंगे। प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि दिमाग में एक केस और आ रहा है। यहाँ पे आप पहली तो ब्लैक निकाल रहे हो और दूसरी रेड निकाल रहे हो, लेकिन ऐसा तो ये कुछ कह नहीं रहे हैं। तो ये कह रहे हैं भाई एक रेड एक ब्लैक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको स्वैप कर लेंगे। हम कहेंगे अच्छा ये भी तो हो सकता है कि पहली वाली ब्लैक आ जाए, सॉरी पहली वाली रेड आ जाए, वर्क कंप्लीट अभी नहीं होगा, मल्टीप्लाई, और दूसरी वाली ब्लैक आ जाए। ये भी तो हो सकता है, इसलिए इंटू 2 कर दो। तो जहां केसेस आते हैं कि अब अच्छा हमारा टास्क तो कंप्लीट हो गया भाई, लेकिन दिमाग में तो एक और चीज आ रही थी अभी, तो जो भी चीज आपको एक्स्ट्रा लगेगी या आ रहा है तो वो इसमें प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका टास्क डन हो चुका था। क्लियर है? सही में आया? यस सर। एक क्वेश्चन और करो। मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है पैराग्राफ का ही। देखो आप ना ऐसे काम करो, एक आप ऐसे ना बॉक्स बना लो, ऐसे यहाँ पे लिख लो बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, इसमें ऑरेंज भरे हुए। और अब इसमें लिख लो, इस बॉक्स में 12 तो गुड ऑरेंज डाल दिए किसी ने, 12 गुड है, और इसमें 3 डिफेक्टिव ऑरेंज है, मतलब खराब है, और बॉक्स को कर दिया है किसी ने पैक। ठीक है, तो कुल कितने ऑरेंज हुए इस बॉक्स में? 15। 15 हुए। अच्छा चलो ऐसे ही बताओ, एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछता हूँ जनरली, अगर इस बॉक्स को खोल के मैं आपको कहूँ एक ऑरेंज निकाल लो, आपको दिखेगा नहीं बाहर से कैसे, आप तो एक ऑरेंज निकाल लोगे, क्या प्रोबेबिलिटी है वो ऑरेंज जो आपके हाथ लगेगा वो डिफेक्टिव होगा? बताना। 1/5। 3/15 यानी 3 by 15। सही है ना? अब हमने क्या किया, ठीक कह रहे हो, 3/15 हो गया। हमने इस बॉक्स को एक इंस्पेक्टर को दे दिया, क्योंकि हमारे बॉक्स ऐसे बहुत सारे एक्सपोर्ट होने जा रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटीज में जा रहे हैं। तो जो हमारा क्वालिटी प्रोडक्शन मैनेजर है वो आया, उसने कहा मुझे अपना एक बॉक्स ला के दे दो, मैं आपके इस बॉक्स में से 3 ऑरेंज निकालूंगा। अगर तीनों ऑरेंज मेरे को ठीक मिले तो आपके बॉक्स को अप्रूव कर दिया जाएगा सेल के लिए।
कहानी सही में आ गई है पूरी। ये ऑरेंज का बॉक्स उठा के दे दिया जाएगा एक क्वालिटी मैनेजर के हाथ में। वो आपसे बोलेगा मैं इसमें से 3 ऑरेंज निकालूंगा, अगर 3 में से एक भी खराब आया तो बॉक्स को कर दूंगा रिजेक्ट। उसको नहीं पता मैंने कितने पैक कर रखे हैं इसके अंदर डिफेक्ट है। और अगर आपके 3 ऑरेंज गुड निकले तो मैं आपके बॉक्स को सेल के लिए अप्रूव कर दूंगा। अब आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछो। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या प्रोबेबिलिटी है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। मैंने क्वेश्चन आपको कंप्लीट नहीं दिया है इसलिए कह रहा हूं, अपनी डिमांड बताओ क्या चाहते हो। विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। यस, ये है क्वेश्चन से। मैंने क्या बोला, क्वालिटी मैनेजर कहेगा मैं इसमें से 3 ऑरेंज निकालूंगा, कहेंगे निकाल लो जैसे निकालने आपको, राइट। हम डर रहे हैं थोड़ा सा कहीं हमारा बॉक्स रिजेक्ट ना हो जाए सेल से। अब हम उससे ये पूछेंगे सर आप ऑरेंज कैसे निकालेंगे, एक साथ निकालेंगे तीनों। भाई दो कंडीशन है, या तो कहेगा मैं हाथ डाल के तीनों एक साथ निकाल लूंगा, या फिर वो क्या बोलेगा मैं एक एक करके निकालूंगा, पहले एक निकालूंगा, छीलूंगा, देखूंगा उसे कैसा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक एक करने में भी दो कंडीशन आएंगी, बताओ क्या क्या। विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। यस, एक एक करके जब निकालेगा तो उसमें लिखा होगा क्वेश्चन में, या तो विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब ऑरेंज निकालेगा, देखेगा, सुनेगा, मुहेगा, जो भी करेगा और बॉक्स में वापस डाल देगा। और या फिर एक और निकालेगा दूसरी बार, उसको भी डाल देगा, फिर तीसरा निकालेगा। अब इसमें आपको बताता हूं क्या है। 3 ऑरेंजेस आर ड्रॉन। अब आप उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना। विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक बार जो निकाल लेगा बॉक्स में वापस नहीं रखेगा। विदाउट रिप्लेसमेंट, तो बताइए। तो अगर कुछ नहीं लिखा हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाता है? नहीं, जब कुछ नहीं लिखा होगा ना, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आप उसमें कॉम्बिनेशन लगाओगे। आप ये मान के चलोगे कि उसने हाथ डाल के तीनों एक साथ निकाले हैं, तो उसमें फिर आपका कॉम्बिनेशन यूज होगा। सर एक साथ मतलब वो भी तो विदाउट रिप्लेसमेंट ही हुआ। वही होता है, लेकिन आप उसमें ना फिर कॉम्बिनेशन अप्लाई करके दिखा देना। विदाउट रिप्लेसमेंट और कॉम्बिनेशन वाले केस से आंसर सेम आता है। ओके सर, ओके। अभी आप मेरे को अभी आप मेरे को ये बोलो, विदाउट रिप्लेसमेंट में बॉक्स को सेल के लिए अप्रूव करवाना है तो एक एक करके निकालने ऑरेंज या एक साथ निकालने हैं? एक एक करके। एक एक करके। तो पहला ऑरेंज निकाला, बोलो कौन सा निकाला उसने? गुड। गुड निकलना चाहिए, तभी तो बॉक्स अप्रूव होगा सेल के लिए। अच्छा चलो, उसने गुड निकाला, क्या आपका वर्क कंप्लीट हो गया? नो सर। नहीं हुआ। अब बोलो अगला कौन सा निकाला उसने? गुड। गुड। उसने गुड निकाला, आपका वर्क कंप्लीट हो गया? नो नहीं सर। हुआ, मल्टीप्लाई। अब उसने फिर से गुड निकाला, 3 गुड निकाले, वर्क कंप्लीट हो गया। कोई और केस दिमाग में आ रहा है बॉक्स को सेल अप्रूव कराने के लिए? कुछ और हो सकता है? कुछ और हो ही नहीं सकता। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एक काम करते हैं 2 गुड निकाल लेते हैं, एक बैड निकाल लेते हैं। अगर एक बैड निकलेगा तो बॉक्स सेल के लिए अप्रूव होगा नहीं। तो 3 एक ही केस बना इसका मतलब। चलो अब गुड की प्रोबेबिलिटी बोलो इसमें से। 15। 12/15। अगली बार गुड की प्रोबेबिलिटी बोलो। 13/14। 11/14 क्यों? सॉरी 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 11 में। एक है ना 11, भाई 12 गुड थे, अगली बार क्या होगा, एक गुड कम रह के 11 हो जाएंगे, टोटल में भी एक कम हो ही जाएगा। इसको भी बाहर रख लिया इंस्पेक्टर ने। अभी बोलो तीसरा निकालेंगे, वो भी गुड आएगा उसके हाथ, तो 10/13 है ना। इसको सॉल्व करते हैं जरा। 3 से 4, 3 से 5, 5 से 2, जैसे मर्जी काट लेना। 2 से 7, अब और कटता नहीं है मेरे ख्याल से। 44/91। तो बॉक्स के अप्रूव होने की प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से लगभग 50% बन रही है। वो 3 ऑरेंज निकाल के तीनों उसके हाथ में गुड लगेंगे, इसके चांस 50% हैं। तो जिसके भी ये बॉक्स होंगे वो अपनी टीम को बोलेगा भी डिफेक्टिव कम करो इसके अंदर, हमारे बॉक्स वरना सारे सेल से अप्रूव होने से रह जाए, है ना। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके वो आगे रिजल्ट को इंटरप्रेट करवाते हैं। तो लगभग 44/91 का मतलब है ये बॉक्स सेल के लिए अप्रूव होने जा रहा है, इसके चांस 44/91। अच्छा एक बात बताओ। हाँ बोलो बोलो पूछो। हाँ, आई वाज आस्किंग कि अगर वो कि नॉट अप्रूव तो बस 1 से माइनस कर दें ये वाला। यस, क्योंकि नॉट अप्रूव में ना काफी सारे केस हो जाएंगे। पहला गुड, दूसरा गुड, तीसरा बैड, लो हो गया नॉट अप्रूव। पहला गुड, दो बाकी के 2 बैड, हो गया नॉट अप्रूव। पहला बैड, बाकी के 2 गुड, तो हो गया नॉट अप्रूव। तीनों बैड, हो गया नॉट अप्रूव। Yes, बिल्कुल। अगर वो कहेगा बॉक्स इज नॉट अप्रूव फॉर सेल,
तो सेल का तो एक ही है ना बस, अप्रूव का, तो इसको निकालेंगे और इसको 1 में से माइनस करेंगे, 100% मिलेंगे। क्योंकि दो ही बातें हैं, या तो बॉक्स को सेल के लिए अप्रूव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और अगर बॉक्स अप्रूव हो रहा है सेल के लिए, प्रोबेबिलिटी अगर 44/91 है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करके निकलेगी। क्लियर हुआ? ये टॉपिक क्लियर हुआ? क्योंकि इस टॉपिक के Yes. बिना बेस थ्योरम नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे बेस थ्योरम, जिसका क्वेश्चन आपका टर्म 2 में 4 मार्क्स में 100% आने वाला है।